मैं परीक्षित पांडे तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके लिए प्रश्नावली 1.5 लेकर के आया हूं, जिसमें कि आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को छांटना है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सरलीकरण करना है और परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का एक दूसरे से योग, घटाना, गुणा, भाग, तमाम प्रकार की प्रक्रियाएं इस चैप्टर में दे रखी हैं। लेकिन ध्यान रखना, प्रश्नावली 1.4 मैंने आपको नहीं पढ़ाया, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ये प्रश्नावली आपको स्कूल में पढ़ाई जाएगी। ऐसा भी नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा सा उसमें 10 पॉइंट तक मार्क आपको ज्ञात करने पड़ेंगे, जिसके लिए कि हमारे पास एक व्हाइट बोर्ड बहुत बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो कि आपके सम्मुख पॉसिबल नहीं हो सकता, उसे आपको स्कूल में बताया जाएगा। मैं चलता हूँ प्रश्नावली 1.5 की तरफ। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्नावली 1.5 की तरफ। लेकिन आप लोग कॉपी पूर्णतः मेंटेन रखें। स्कूल ओपन होने पर कॉपी मैं चेक करूंगा, पूर्णतः जितना दे रहा हूँ उतना वर्क, उतना कार्य, उतनी मैथमेटिक्स पूर्णतः लगी हुई कॉपी में होना चाहिए, पूर्णतः पूरी होनी चाहिए और आपको आना भी चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे इस YouTube चैनल में जा करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके कमेंट्स को देखूंगा। यदि अगर आपको कोई भी बातें समझ में नहीं आती हैं तो उससे रिलेटेड मैं न्यू वीडियो प्रोड्यूस करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलते हैं आपके क्लास। बच्चों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्नावली 1.5 का प्रश्न संख्या पहला कह रखा है। बताइए, नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय है। मैंने आपको परिमेय और अपरिमेय की परिभाषा पढ़ाया था जब इसमें मैंने आपको प्रश्नावली का जब विवरण बताया था। प्रश्नावली शुरू करने से पहले जब मैंने उसके विस्तार परिचय के बारे में बताया था, तो वहां मैंने आपको बताया था कौन कौन संख्याएं परिमेय होंगी, कौन कौन अपरिमेय होंगी। फिर से सुन लीजिए, ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटे Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, वे संख्याएं परिमेय होती हैं। जिन संख्याओं को P बटे Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता, अर्थात या तो वह करनी के अंदर वैल्यू होगा जो किसी संख्या का वर्गमूल भी नहीं होगा, ठीक है, और उसका जो वैल्यू होगा घात होगी न ऋणात्मक होगी, ऐसी संख्याएं जो होंगी वो अपरिमेय कहलाएंगी। ध्यान रखना बच्चों, प्रश्न संख्या पहला जो है, पहले का हल हम चलते हैं पहली संख्या की ओर। 2 माइनस रूट 5 एक कैसी संख्या है? 2 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि दो तो परिमेय है, लेकिन जो रूट 5 है ये क्या है? अपरिमेय है। अतः लिखेंगे 2 माइनस रूट 5 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछ ले कि अपरिमेय संख्या क्यों है, अपरिमेय संख्या क्यों है, तो बच्चा आप बताएंगे कि जो 2 है परिमेय है, लेकिन जो रूट के अंदर 5 लिखा हुआ है वो किसी अदर संख्या का वर्गमूल भी नहीं है। ठीक है, अतः यह संख्या क्या है? अपरिमेय। इसलिए संपूर्ण संख्या, संपूर्ण वैल्यू क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस 23। बच्चों, मैं दूसरे हल की तरफ जब चलूंगा तो हल दूसरा जो होगा इसका ध्यान रखना, यहाँ लिखा है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। बच्चा, प्लस रूट 23 से माइनस रूट 23 कैंसिल हो जाएगा, क्या कितना बचेगा? 3। तो 3 बटे 1 लिखा जा सकता है ना। यह कैसी संख्या है? लिखेंगे यह एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या? परिमेय। यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसे आप घर से करेंगे। बची हुई संख्याएं 1 2 3, इसे आप घर से करेंगे, स्वतः करेंगे। ठीक है, रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 बटे 7 बचेगा। यह कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। बच्चा, यहाँ दे रखा है 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 जो है ये ऑलरेडी कैसी है? अपरिमेय संख्या है। यहाँ दे रखा 2 इंटू पाई जो है अपरिमेय हो जाएगी, क्योंकि 2 जो है परिमेय संख्या है, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यदि अगर बच्चों
कभी दे दे पाई बराबर 22/7, एक ऐसी संख्या है तो जो इसका वैल्यू होता है वो परिमेय है, लेकिन सिर्फ पाई लिखा हो तो अपरिमेय है। लेकिन इसके बगल गुणांक भी 2 है तो 2 पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसे स्वतः आप घर से करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट्स करिए, लेकिन कॉपी पूर्णतया मेंटेन रखिए। क्लास 9 स्टूडेंट्स, मैं बार बार कह रहा हूँ कॉपी मुझे पूर्णतया कंप्लीट चाहिए। कॉपी मैं पूर्णतया चेक करूंगा विद्यालय ओपन होने के बाद, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। बच्चा प्रश्न दे रखा है आपको, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ध्यान रखना आपकी स्क्रीन पर 4 प्रश्न हैं, दूसरे में 4 क्वेश्चन हैं, इन्हें आपको सरल करना है, अर्थात इन्हें सही तरीके से आपको हल करना है। ध्यान रखना, पहले हल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बच्चा यहाँ क्वेश्चन दे रखा है 3√3, दूसरे ब्रैकेट में है 2 + √2। अब इसे हल करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, इधर से पहली संख्या को उठाएंगे, इन दोनों में गुणा करेंगे, फिर √3 को उठाएंगे, एक बार इसमें और एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हम मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, एक पहले 2 में, फिर प्लस लगा है प्लस लगाएंगे 3 का √2 में, 3√2। ठीक है, अब देखो बच्चा प्लस और प्लस का गुणा प्लस ही होगा, √3 का 2 में होगा 2√3, प्लस और प्लस का गुणा प्लस होगा, √3 का √2 में तो 3 × √2। ठीक है, इनको हल करेंगे, 3 दूनी 6, 3√2 हो जाएगा 3√2, प्लस यहाँ 2√3, प्लस अंडर रूट में है। ध्यान रखना, यदि अगर अंडर रूट के अंदर स्थित संख्याएं आपस में बराबर होती तब एक करड़ी बेटा हट जाती, लेकिन ये संख्याएं आपस में समान नहीं हैं, इसलिए रूट को लिखने के बाद 3 का गुणा 2 में हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। यही बच्चा आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यही क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इसे नोट कर लें, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड, ये पहले का हल था, सेकंड हल की तरफ चलते हैं। सेकंड का तो ध्यान देना, यहां लिखा है एक कोष्टक में 3 + √3, एक कोष्टक में 3 - √3। तो बच्चा इसको कह सकते हैं a है, इसको कह सकते हैं b है। तो एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b। फार्मूला होता है इसका नाम a² - b²। तो a की जगह कितना रखना है, यहाँ 3 रखना है, 3 का स्क्वायर। b की जगह रखना है √3 का स्क्वायर। तो बच्चों इसको जब हल करेंगे, 3 का वर्ग 3 × 3 = 9, √3 का वर्ग करेंगे तो 3 मिलेगा। ध्यान रखना, √3 का गुणा अगर √3 में करोगे, रूट के अंदर की स्थिति अगर संख्याएं आपस में बराबर हैं तो करनी हट जाएगी, इसमें से एक संख्या बाहर आती है। या ऐसे कह लें √3 का 3 × 3 = 9, 9 किसका वर्गमूल है, 3 का, इसलिए 3 बाहर आ गया। ठीक है, 9 में से 3 घटाएंगे कितना, 6। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना, 6। बच्चा बचता है तुम्हारा तीसरा। तो तीसरा दे रखा है √5 + √2, इसका करना है स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर आता है। a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² + b² + 2ab, है ना। तो इसको सही तरीके से आप लोग स्वतः करेंगे। हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 बच्चों, प्रश्न संख्या 3 आपका बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं कि आंसर बड़ा है, प्रश्न बड़ा है, जो कि स्क्रीन पर आना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसका सलूशन भी देना होगा, इसलिए मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूं। आप दे रखा है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। अर्थात
पाई बराबर C/D है। इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? मतलब पाई बराबर C/D जो दे रखा है इसी के बारे में आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, क्या कर सकते हैं? फिर सुनिए क्वेश्चन। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि C और उसके व्यास को D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। अनुपात बोले तो परिमेय संख्या, अर्थात पाई इक्वल टू C/D है। इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? ठीक है, हम चलना कह रखा है आपको कि पाई बराबर C/D। तो आप C और D के बारे में क्या कह सकते हैं कि C और D कैसी संख्या हैं, इनका अंतर विरोध करती हैं या इनका के बारे में बताना है। तो ध्यान रखना C और जो D हैं, C और D, C तथा D अपरिमेय संख्या है। C और D अपरिमेय संख्या है। इस तथ्य को केवल अनुभव नहीं किया जा सकता, क्योंकि नहीं C तथा D अपरिमेय है। C तथा D अपरिमेय है। और C को D से विभाजित करने पर कोई सन्निकट मान प्राप्त होगा जो परिमेय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, ये रहा प्रश्न संख्या 3। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। आपके स्क्रीन पर बच्चों प्रश्न संख्या 4 है। कह रखा है संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। अर्थात आपको संख्या रेखा पर 9.3 को दर्शाना है और आपको उसका रूप लिखना होगा। एक बात ध्यान रखना, क्या करेंगे बच्चों, इसके हल की तरफ चलते हैं। हल बच्चों, सर्वप्रथम एक रेखाखंड खींचिए जिसका नाम AB रखिए और उसकी दूरी कितनी हो, 9.3 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना, सर्वप्रथम हम एक रेखाखंड खींचते हैं जिसका नाम रखते हैं AB। यहां से यहां तक मान लो AB है, AB जिसकी दूरी कितनी है, 9.3 सेंटीमीटर है। अब जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे लिखते जाएंगे, अदरवाइज मैं तो ये सवाल यहाँ बताना नामुमकिन है, क्योंकि बच्चा अगर आप लोग पेंसिल पटरी कॉपी लिए रहेंगे तब ये सवाल समझ में आएगी। अदरवाइज मैं रचना कर दूंगा, निरूपण कर दूंगा, बट आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए जैसे कर रहा हूं वैसे लिखता भी जा रहा हूं। तो हमने क्या किया, सर्वप्रथम हमने एक रेखाखंड खींचा जिसका नाम AB रखा है। ऐसे कहें
कि सर्वप्रथम हमने 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा जिसका नाम ए बी रखा। रेखाखंड क्यों कहा जा रहा है, रेखा क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि रेखाखंड की दूरी हमेशा निश्चित होती है, रेखा की दूरी निश्चित नहीं होती है। तो बच्चों लिखेंगे सर्वप्रथम 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 आपने क्या किया, सर्वप्रथम हमने 9.3 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक रेखाखंड ए बी खींचा, फिर क्या किया बच्चों, फिर बी से एक इकाई की दूरी लेकर के आगे की ओर आप एक चाप लगाएंगे। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी लीजिएगा, कंपास और नीडल के मध्य की दूरी, नीडल और पेंसिल, जो कंपास होगा, कंपास की नीडल और पेंसिल के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो। 1 सेंटीमीटर दूरी रख करके इस बी से आगे की ओर एक चाप लगाइएगा। तो आप जब चाप लगाएंगे तो उसका नाम हो जाएगा सी। क्या? सी। तो यहां से यहां तक दूरी कितना हो गई? सी। अब बच्चों आगे की ओर क्या करना है, लिखेंगे फिर बिंदु बी से 1 सेंटीमीटर की दूरी लेकर बिंदु बी से 1 सेंटीमीटर की दूरी लेकर सी बिंदु पर एक चाप लगाया। सी बिंदु पर एक क्या किया बच्चा, एक चाप लगाया। कैसे बताते हैं, फिर क्या करेंगे आगे की ओर बच्चों। अब इस AC का समद्विभाजक खींचेंगे। समद्विभाजक कैसे खींचा जाता है पता है, इधर रखकर इधर चाप, इस पर रखकर इधर चाप लगाएंगे। एक बार यहां रखकर यहां चाप लगाएंगे ऐसे, फिर उसी दूरी को लेकर सी पर रखकर चाप लगाएंगे। जब चाप लगाएंगे तो मान लीजिए यहां और यहां कैंसिल कर रहा है, उसी चाप से नीचे की ओर भी रखना है, उसी चाप से आपको नीचे की ओर भी चाप लगाना है, इधर भी, और वही इस पे रखकर इधर भी। तो जब इधर भी लगाएंगे तो मान लीजिए इस बिंदु पर एक दूसरे को काटता है, फिर इस कटान बिंदु को आप क्या करेंगे, कटान बिंदु को मिला देंगे। ठीक है, इसका मध्य बिंदु पता चल जाएगा, जिसका नाम मान लीजिए कुछ भी है, मान लीजिए इसका नाम जेड है। क्या है? जेड। तो इसका मध्य बिंदु का नाम क्या है? जेड हो गया। अब बच्चों इस आधे से अधिक वाली जो दूरी है, ए से जेड तक की दूरी, लिखते भी जाइए, लिखेंगे। फिर क्या किया आपने, AC का लंबार्धक खींचा, AC का लंबार्धक खींचा। AC का क्या खींचा? AC का लंबार्धक खींचा। यदि अगर AC का आपने लंबार्धक खींच दिया, AC का लंबार्धक खींचा, ठीक है, और उसका नाम क्या रखा बच्चा? जेड। उसका नाम जेड रखा। फिर क्या करेंगे, ए से जेड तक की दूरी लेकर के एक अर्धवृत्ताकार चाप लगाएंगे। तो यहां रख करके जब खींचोगे बच्चा, इस पे यही ए ऐसे एक अर्धवृत्ताकार बनेगा। मतलब इस ए से जेड तक की दूरी लेंगे आप, ए से जेड तक की जब दूरी लेंगे, इसमें एक अर्धवृत्ताकार आप चाप खींचेंगे ऐसे। ठीक है, एक अर्धवृत्ताकार चाप खींचेगा, एक अर्धवृत्ताकार क्या खींचेगा? चाप खींचेगा, जो किस पे मिलेगा? सी पर। किस पर? सी पर। तो ये फिर लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, यहां से ए से जेड की बराबर दूरी लेकर, ए जेड के बराबर दूरी लेकर एक अर्ध वृत्ताकार
एक अर्धवृत्ताकार चाप लगाया। जब आपने एक अर्धवृत्ताकार चाप लगाया, देख रहे हैं आपने एक अर्धवृत्ताकार चाप लगा दिया, फिर क्या करेंगे, फिर आपको क्या करना है, अर्धवृत्ताकार चाप लगाया। अब AC पर, इस AC पर एक ऐसा लंबार्धक खींचिए जो B से होकर के जाए, इस AC पर एक ऐसा लंबार्धक खींचिए, इस AC पर जो बिंदु B से होकर के जाए। अब फिर इसी B को इससे क्या करिए, मिला दीजिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर और इसका कुछ नामकरण कर दीजिए। मान लीजिए इसका नामकरण करेंगे तो इसका नाम क्या है, D। मान लीजिए इसका नाम क्या है, D। तो आपने इसका नामकरण कर दिया। फिर क्या करेंगे, अब चलते हैं इसके रचना की ओर, इसका गणितीय आकलन करेंगे। तो देखेंगे इसमें कि Z से A तक की दूरी, Z से C तक की दूरी और Z से D तक की दूरी ये आपस में क्या होगी, बराबर होगी। जिसमें लिखेंगे, जिसमें क्या क्या होता है बच्चा, A से Z तक की दूरी, मतलब ऐसे कहो ZA बराबर ZC बराबर ZD है ना। इसमें तीनों आपस में क्या है, बराबर हैं। Z से A तक की दूरी, Z से D तक की दूरी और Z से C तक की दूरी ये आपस में क्या है, बराबर हैं। अब इसमें हम कह सकते हैं कि अगर इन्हीं में से किसी को अगर प्राप्त करना हो, जैसे Z को अगर हमें ज्ञात करना हो, ZA या ZC या ZD अगर किसी को ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे कि इस AC का आधा कर देंगे ना। तो आप कह सकते हैं कि AC/2, सॉरी C हो गया, हाँ, AC/2 यदि AC का आधा कर दिया जाए तो ये वैल्यू क्या हो जाएंगे, मिलेंगे। आगे की ओर चलते हैं रचना की तरफ, जिसमें कहा जा सकता है कि यदि अगर इस A और Z को जोड़ दिया जाए, यदि A और Z को जोड़ दिया जाए और किसको, Z से B तक को जोड़ दिया जाए, Z से B तक को जोड़ दिया जाए और जोड़ने के बाद में इसका अर्धक कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, अर्धक। यदि अगर इसी का अर्धक कर दिया जाए तब आपके समूह कौन सा वैल्यू मिलेगा, अगर A से B तक को जोड़ा जाए, A से B तक को जोड़ करके और इधर B से C तक को जोड़ दिया जाए, B से C तक को जोड़ दिया जाए, अयोग करने के बाद अगर इसे विभाजित कर दिया जाए तब हम क्या पाते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें इस AB को और BC को जोड़ दिया जाए तो हम क्या पाते हैं, आगे की ओर देखेंगे कि कह सकते हैं इसे कि A से B तक का वैल्यू कितना था, 9.1 था और इसका वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू 1 है बटे आपका 2 हो गया। यदि अगर इसे हल करोगे आप तो 9 ये हो जाएगा 10.1, जिससे अगर आप विभाजित करोगे 5.15 मिल जाएगा। जिसमें हम पाते हैं बच्चों कि आपके पास में एक ZBD या DBZ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो एक समकोण त्रिभुज जिसमें एक समकोण त्रिभुज आपके सामने बन रहा है जिसका नाम है DBZ। क्या नाम है, DBZ से। अब इसी से इसको हल करेंगे। तो बच्चों जब हल करोगे ध्यान रखना, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजा पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो बच्चों इसमें कर्ण कौन है, ZD। तो ZD का स्क्वायर ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कौन है, DB, ये है DB का स्क्वायर प्लस इसमें आधार आपका आता है ZB, क्या आता है, ZB का स्क्वायर। अब बच्चों इसी का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो इसमें आपको एक चीज पता है जिसमें बच्चों आपको यही लंब ज्ञात करना है। सबसे पहले इसी DB को ज्ञात कर लेना है।
तो डीबी कहाँ है, यहाँ है ना डीबी। तो अगर डीबी करेंगे यहाँ तो डीबी का स्क्वायर बराबर एक कण है, कण का नाम है जेड डी का स्क्वायर प्लस जेड बी स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस जेड बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब जेड डी का वैल्यू हमें दे रखा है जेड डी तो जेड डी का जो वैल्यू है वो कितना है, जेड डी का जो वैल्यू है जेड डी का जो है जेड डी, ध्यान रखना इसमें जेड डी जो हो जाएगा तुम्हारा, इसमें आपने वैल्यू निकाला है 5.15, इसकी जगह आप रख देंगे 5.15 का होल स्क्वायर। जेड बी का वैल्यू है भाई 9.1 दिया था, यदि उसका अगर आधा करेंगे तो आप आधा करने के बाद में 4.15 आता है, 4.15 आएगा जिसका हम करेंगे वर्ग। तो बच्चों यहाँ आ नहीं पाएगा, इसको हम चलते हैं आगे की ओर थोड़ा। 5.15 का अगर आप वर्ग करोगे तो बच्चा यहाँ पे पहले डीबी को लिख लेंगे, डीबी का स्क्वायर इक्वल टू जेड डी अर्थात 5.15 का जब वर्ग करेंगे तो आपको मिलता है 26.5225 मिलता है। उसके बाद माइनस है, माइनस लिखेंगे, 4.15 का वर्ग करेंगे तो आपको मिलता है 17.2225। अब इसी में से इसको माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे कितना, ये 26 दे रखा है, 26.525 माइनस करोगे तो आएगा बच्चा 9.3, कितना 9.3, तो आपको मिल जाएगा 9.3। आपको सिर्फ डीबी चाहिए, क्या चाहिए डीबी, तो डीबी इक्वल टू हो जाएगा ये कितना √9.3। यही बच्चा तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, बस इस प्रश्नावली में 5 नंबर में 1.5 में 5वां नंबर की क्वेश्चन और है जिसे आप स्वतः घर से करेंगे। अब मैं इसे नहीं बताऊंगा, यदि अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप लोग हमें कमेंट्स करके बताएंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन एक सवाल मैं इसमें छोड़ रखा हूं, उसे आप स्वतः अपने घर से करेंगे। नेक्स्ट प्रश्नावली में मैं आपको नेक्स्ट डे मिलूंगा। आज की क्लास में बस इतना ही, लेकिन ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों तक सेंड करें ताकि वो सब भी पढ़ सकें। आप लोग अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हों।